नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में और अब की बार मेंस बार सीरीज में। इसके तहत आज हम जो है वो जीएस पेपर 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि भारत की प्रवासी नीति क्या है, वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसी को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये कुछ हमारे प्रोग्राम हैं। आप सभी जानते होंगे कि मंडे टू फ्राइडे जो है हम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे जीएस के प्रत्येक पेपर से जो है वो प्रश्न पत्र करवाते हैं। और फिर सप्ताह में जो है वो शनिवार को हमारा 4 बजे जो है शाम को वो करंट अफेयर्स की क्लास आती है। तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रश्न पत्र से मॉडल आंसर तो मिलते ही मिलते हैं। साथ ही इस जो सीरीज का जो हमारा उद्देश्य है अब की बार मेंस पार सीरीज, तो इसका उद्देश्य यही है कि आप लोगों का जो मुख्य परीक्षा को लेकर के जो समस्याएं हैं उसको यहाँ उसका निदान करें। और मुख्य परीक्षा में जाने से पहले आपको कुछ हद तक हम यहाँ से तैयार करके भेजें, ताकि जो है आप वहाँ उसका लाभ उठा सके। तो लाभ तभी उठाएंगे कि जब आप डेली इसको देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसकी चीज़ें नोट करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारी जो कॉपी है वो चेक भी होनी चाहिए, तो यदि आप भेजेंगे तो हम उसको चेक भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो आप लोग लिखिए और इसको भेजिए। चलिए अब आज का प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रवासी नीति क्या है, वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के साथ के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। देखिए 12 अंक का प्रश्न है और आपका प्रश्न जो है वो 2 डायमेंशंस में बटा हुआ है। और ये पीवाईक्यू प्रश्न है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में यूपी पीसीएस के। और देखिए पीवाईक्यू भी कभी कभी हम इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपका जो प्रश्न पत्र वो बनता कैसे, किस टाइप के प्रश्न किस टॉपिक से आते कैसे। क्योंकि जब आप ये जानने लग जाएंगे तब आप सही मायने में आपको पढ़ना क्या है वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। और इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि चूँकि जब बहुत ज़्यादा मैटर्स की भरमार हो तो उसमें काम की चीज़ों को निकाल लेना वो भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। और वो जंग तभी आप जीत पाएंगे जब आप चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो उसका पीवाईक्यू आपके टिप्स पे हो। और पीवाईक्यू बिना किए आप, अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम जो है टेस्ट सीरीज से टेस्ट पेपर से पास कर जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है। प्रीलिम्स में तो बहुत ज़रूरी है पीवाईक्यू, और मेंस में भी आपको पीवाईक्यू देखना ही होता है। जो करंट की चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, वो तो बदलती रहती हैं। वहाँ से भी एक आप आइडिया ले सकते हैं कि करंट में भी कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका, और इसमें आप लोगों को ये पूछते हैं बच्चे कि सर भूमिका में लिखे क्या। तो वही है कि आप इसमें की पॉइंट निकालिए कि इसमें की पॉइंट क्या है, मतलब कौन सा केंद्र बिंदु है प्रश्न का। तो यहाँ आप देखेंगे तो भारत की प्रवासी नीति, तो प्रवासी ही जो है वो एक तरीके से की पॉइंट है। और इन्हीं को आधार बना करके आप परिचयात्मक रूप से 10 से 15 या 20 शब्दों में भूमिका लिख दीजिए। भूमिका के लिए कुछ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, खासकर अब जब इतना ज़्यादा प्रश्न करने होते हैं, करीब 20 प्रश्न करने होते हैं, तो वो भी 3 घंटे में, और वो भी एक दिन में 2 प्रश्न पत्र। मतलब 20 प्रश्न 3 घंटे में करिए, फिर 1 घंटे का गैप मिलेगा, फिर 3 घंटे में 20 प्रश्न, मतलब एक दिन में 40। और ये क्रम 3 दिन तो एटलीस्ट लगातार होना है, 4 दिन, तो सोचिए फिर कितने पेपर हो गए आपके। तो प्रवासी से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो रोजगार, कारोबार या किसी वजह से अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूसरे देशों में जो है वो चले जाते हैं। हाल के कुछ वर्षों में प्रवासी भारतीय विदेश नीति की सॉफ्ट पावर के रूप में तेजी से जो है वो उभर रहे हैं। मतलब अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वो हमारे अपने जो किसी कारणवश, जिसमें रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसी भी कारणवश जो है वो जा करके विदेश गए और विदेश में ही अपना बस गए, सेटल्ड हो गए, तो वो प्रवासी कहलाते हैं। और वही प्रवासी जो वहाँ रह रहे हैं वो एक तरीके से हमारी जो विदेश नीति की जो सॉफ्ट पावर की पॉलिसी है उसके केंद्र बिंदु में
जो है वो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से हमारी जो है वो सांस्कृतिक पहचान होते हैं, वो हमको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में कोई भारतीय रह रहा है और वो अमेरिकियों के संपर्क में आ रहा है, तो उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार ही जो है वो अमेरिकियों के मन में भारत के प्रति एक भाव पैदा करेगा। तो वही है कि सॉफ्ट पावर की पॉलिसी के तहत ये बहुत रणनीतिक भूमिका भी निभा रहे हैं। ये न केवल विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी ये बेहद उपयोगी है। मतलब हमारी सांस्कृतिक पहचान को तो वहाँ बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ हमको जो है वो आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। मतलब जो हमारे जो प्रवासी हैं, जो जाते हैं रोजगार के लिए, जिस एजुकेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो वहाँ से वित्त भी भेजते हैं। और भारत इस समय नंबर 1 है। मतलब जो हमारे प्रवासी हैं, दुनिया भर में करीब करीब 35 मिलियन प्रवासी हैं, और उनसे हमको बहुत ज़्यादा जो है वित्त की प्राप्ति होती है। मतलब हमसे ज़्यादा किसी को नहीं प्राप्त होता है। तो ये भी एक बड़ी भूमिका है कि भाई हमारे लिए आर्थिक गतिविधियों के भी ये केंद्र में है। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया भर के कुल प्रवासियों में भारतीय प्रवासियों की संख्या जो है वो 35 मिलियन के करीब है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आप भी जो है जब मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करिए, तो कोई अगर डाटा रहे, कोई सूचकांक रहे, तो कोई रैंकिंग रहे, तो उसको जरूर आप लोग अपने उत्तर में लाइए। और इसको लाना आसान भी नहीं है, क्योंकि कठिन भी नहीं है, क्योंकि आप जो है मुख्य परीक्षा में प्रीलिम्स के मुख्य परीक्षा के पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, और प्रीलिम्स में खूब फैक्ट रटते हैं। तो उन्हीं फैक्टों का जो है वो स्मार्ट प्रयोग जो है मुख्य परीक्षा में आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रयोग है पीटी के फैक्ट का मेंस में प्रयोग करना, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए ये सोचिए कि आपको चीज़ें वहाँ निकल के आ जाएंगी, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेंस का ऐसा प्रेशर होता है कि आपकी जो अपनी चीज़ें हैं जिस पे आपने बहुत अच्छा काम किया, उसका भी 60 से 70% ही आप जो है वहाँ लिख के आ पाते हैं। और जब आप, इसलिए देखिए, कोई भी बच्चा जो टॉपर भी होता है, जब वो मुख्य परीक्षा दे के निकलता है, तो बहुत संतोषजनक स्थिति में रहता नहीं है। क्योंकि वो जिस लेवल पे परिश्रम किया रहता है, वो उसका 100% दे नहीं पाता। तो उसको एक मलाल रहता है कि हम इसको और अच्छे से लिख सकते थे। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, ये सारे बच्चों के साथ होता है। बस ये है कि आप जो है अपनी तैयारी को उस लेवल पे ले जाइए कि अगर मतलब 100% इतना पढ़िए कि अगर उसकी 70% भी चीज़ें आप करके आ जाए, तब भी आप जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बस ये है कि आपका प्रश्न छूटे ना, उत्तर टू द पॉइंट हो, क्रमबद्ध हो और साफ सुथरे तरीके से लिखा गया हो, तो ये गोल अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने प्रवासी के बारे में बताया, फिर वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितनी है भारत की, ये हमारे आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। मतलब जो पहला पैराग्राफ है एक तरीके से परिचयात्मक है, और आपको भी 12 अंक के प्रश्न में इसी तरीके से चीज़ें लिखनी है कि मतलब छोटा छोटा पैराग्राफ बनाइए, कहीं कोई डाटा है तो वो मेंशन कर दीजिए। तो ये ऐसा करिए। फिर अब बताइए भारत की जो है प्रवासी नीति क्या है। अब आपने प्रवासियों का जब परिचय दे दिया, तो भारत की प्रवासी नीति के बारे में बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं उनके योगदान को बढ़ाने के लिए अलग से एक मंत्रालय का ही जो है वो गठन किया गया है। तो आप इसका उल्लेख करिए सबसे पहले कि हम प्रवासियों को लेकर के इतने संजीदा हैं कि भारत सरकार ने जो है इसके लिए एक अलग मंत्रालय का ही गठन किया है। फिर प्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कार्ड बनाना, जिसके माध्यम से उन्हें कई सहूलियतें भी दी जाती हैं। अब देखिए, इन सहूलियतों की चर्चा यहाँ नहीं करी जा सकती, क्योंकि अगर आप इस पे करने चले जाएंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इतने से भी आप कह के काम चला सकते हैं। फिर इन्हें विदेशों में सॉफ्ट पावर के रूप में विकसित करना, क्योंकि हमारी जो है शुरू से हमारी जो विदेश नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम की रही है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कौन करता है? यही हमारे जो भाई बहन हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। और वाकई में भारत के लोग जितने सहिष्णुतापूर्वक रहते हैं, उतना शायद ही किसी देश के लोग रहते हों। और इसीलिए भारतीयों को लेकर के कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और ये हमारी जो सॉफ्ट पावर की जो नीति है
उसके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आप सभी जानते हो कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। और ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बताना है कि जो है प्रवासी भारतीय जो ये सम्मेलन है प्रत्येक वर्ष, वो कब से शुरू हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है। जो भी कमेंट करके बताएगा और वो हमारे अगर मेंस के बैच में परचेज करेगा तो उसको 500 रुपये की छूट मिलेगी किसी भी बैच में जो कमेंट किया रहेगा। फिर भारत को जानो कार्यक्रम, प्रवासी तीर्थ दर्शन, भारतीय समुदाय कल्याण कोष आदि का भी जो है वो काम किया जाता है। मतलब प्रवासियों को जो है वो भारत से जोड़ने के लिए कि भाई वो हम आ रहे हैं तो वो अपने देश को जाने, अपनी सांस्कृतिक विविधता को जाने, उसका प्रयास होता है। फिर प्रवासी तीर्थ दर्शन, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ उनके जाने की व्यवस्था कराई जाती है, उनको बताया जाता है कि हम लोग धार्मिक रूप से कितने सहिष्णु हैं और कितना विविधतापूर्ण हमारा जो धर्म है। फिर भारतीय समुदाय कल्याण कोष की भी स्थापना की गई है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। फिर मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों में प्रवासी भारतीय जो है उनके माध्यम से जो है विदेशी निवेश को भी जो है वो आमंत्रित किया जा रहा है। क्योंकि जब भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है तो हम अपने इन्हीं प्रवासियों के माध्यम से जो वैश्विक स्तर के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, अपने आधारभूत संरचनाओं को दिखाते हैं, डेवलपमेंट की चीज़ों को बताते हैं कि भाई यहाँ कितना बड़ा बाज़ार है, कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज है, या फिर इस तरीके की आधारभूत संरचनाओं का विकास है, तो आप निवेश करिए। तो उसके लिए भी जो है ये प्रवासी जो भारतीय हैं वो हमारे लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी नीति है इनके प्रति कि हम जो है इनको क्या दे रहे हैं और इनसे क्या ले रहे हैं। फिर प्रवासी भारतीयों के समक्ष चुनौतियाँ, देखिए अभी तक आपने कायदे से 6 नंबर का जो है वो प्रश्न किया है। अब आपका चूंकि प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या है कि प्रवासी भारतीयों के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, तो आपको भी मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से प्रत्येक डायमेंशंस को टच करना है और उसको बराबर बराबर लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को तो आप 1.5 पेज में लिख के आ गए और दूसरा पार्ट जो है वो आधे पन्ने या 4 लाइन में ही करके आ रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो आप इसी तरीके से नंबर भी पाएंगे, क्योंकि वो एक में तो 6 में मूल्यांकन होगा और दूसरा जो 6 में आपको 1 नंबर पाएंगे, तो फिर वो ओवरऑल आपका जो है वो नंबर कम हो जाएगा। तो जो सबसे पहली चुनौती हमारे प्रवासी भारतीयों की नस्लीय विरोध कि मतलब इन्हें जो है वो नस्लीय विरोध का सामना करना पड़ता है। नस्लवाद के कारण स्थानीय लोगों द्वारा भारतीयों के साथ अभद्रता की जाती है। कई देशों में अति राष्ट्रवादी सरकारों के सत्ता में आने से सांप्रदायिकता की घटनाओं में और ज़्यादा जो है वो वृद्धि हुई है। ये तब होता है कि जैसे हम अमेरिका में गए या यूरोपीय देशों में हैं तो वहाँ क्या है कि वहाँ रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो वहाँ के लोग मतलब कुछ खींच उतारने के चक्कर में हमारे लोगों के साथ जो है अभद्रता का व्यवहार करते हैं। और अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि मतलब सोचिए इतनी बड़ी हस्ती मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और उनको भी अमेरिका जैसे जो अपने आप को मानवाधिकार का सबसे बड़ा संरक्षक घोषित करता है, मतलब उसका, हालांकि वो स्वतः कहता है, उसके कितना हनन तो शायद ही कोई देश करता हो, लेकिन वो ऐसा कहता है, वैसे देशों में जाकर के जो है वो नस्लीय भेद अभी भी बना हुआ है। और उसके कई कारण हैं। एक तो बड़ा कारण है कि जो हमारी प्रतिभाएं हैं, हमारे जो लोग इतने कार्यकुशल हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो वो छा जाते हैं, तो वहाँ के संसाधनों पे इनका अधिकार होने लगता है, नौकरियों पे, सारी चीज़ों पे, तो लोग खींच में भी ऐसा करते हैं जो कि गलत है। तो एक तो नस्लीय विरोध हो गया, आप इसकी चर्चा करेंगे। एक सेकेंड, हाँ चलिए अब थोड़ा सा हम प्रमोशन भी कर दें। आप सभी जान रहे होंगे कि अभी जो समय वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है और इस क्रम में हमारे संस्थान के द्वारा भी जीएस के सभी पेपर्स और पेपर 6 ये 2 हमारे बैच चल रहे हैं। यदि आपको जो है पूरा पेपर लेना हो तब भी आप ले सकते हैं, या आप किसी एक बैच से जुड़ना चाहें तो भी आप जुड़ सकते हैं। और अभी जो हमारा जीएस पेपर 6 से बैच स्टार्ट हुआ है 18 फरवरी से
और इसकी फ़ीस बेहद कम है, 999 रुपये अभी है। लेकिन ये ऑफ़र जो है पहले 25 स्टूडेंट के लिए है। बाकी ये हमारा बैच जो फुल बैच है वो चल ही रहा है, जिसमें पेपर 1 से पेपर 6 तक हम करवाते हैं और इसकी फ़ी जो है अभी 4,999 रुपये है। इन सबों से जुड़ने के लिए आप जो है 7303307507 पर संपर्क करें, ऑफिस के लोग बताएंगे। इसके माध्यम से हम इतना ही बताएंगे कि देखिए आपको डेली प्रश्न पत्र दिया जाता है और आपको ऐसे ही उत्तर लिख करके भेजना होगा PDF फॉर्म में, और ऐसे ही इसकी मार्किंग होगी। जो भी आपका अंक काटा जाएगा, क्यों काटा गया है, प्रॉपर वे में बताया जाएगा, क्या कमी रह गई है। ऐसा नहीं है कि यदि आप 12 में 4 नंबर 3.5 नंबर पा रहे हैं तो उसमें गलती क्या कर रहे हैं और कैसे इसको इम्प्रूव करके 7 नंबर 7.5 नंबर तक जा सकते हैं, वो तो बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही साथ हम जो है मॉडल आंसर भी इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन होगा, उसकी प्रॉपर वे में मार्किंग होगी, फिर इसी तरीके से मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। मतलब कंप्लीट तैयारी होगी। और जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो विश्वास करिए कि आपको करीब करीब 500 प्रश्नों का संग्रह यहाँ से मिलने वाला है। तो सोचिए कितना फ्रूटफुल रहेगा। तो आप लोग इस बैच से ज़रूर जुड़े। फिर जो हमारे जो प्रवासी हैं उनके लिए जो अगली चुनौती है, सबसे पहली चुनौती तो मैंने बता दिया कि वो नस्लीय विरोध का उनको सामना करना पड़ता है। दूसरी जो चुनौती है वो आतंकवाद का। मध्य पूर्व के देशों जैसे यमन, ओमान, लीबिया, सीरिया, इराक में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां और युद्ध जो है वो प्रवासी भारतीयों के लिए प्रतिकूल जो है वो वातावरण निर्मित कर रही हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जो प्रवासी हैं वो वैश्विक स्तर पर करीब करीब 35 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। तो वो कोई ऐसा देश नहीं होगा पृथ्वी का जहां हमारे अपने लोग हों नहीं। और जब कोई भी देश अशांत होता है, वो किसी भी कारण से, चाहे आतंकवादी गतिविधियां हों या युद्ध हो, तो उसमें जो है हमारे जो प्रवासी भाई बहन हैं उनको भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और अभी हाल के वर्षों में यदि मध्य पूर्व का आप उदाहरण लेंगे तो जैसे यमन है, ओमान है, लीबिया, सीरिया, यहाँ के जो हमारे भारतीय प्रवासी जो थे उनको जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और हमको जो है विशेष विमान भेज करके हमारे देश के जो राजनेता हैं इनको वहाँ वापस भी लाए वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सोचिए अगर कोई प्रवासी वहाँ से वापस आ रहा है जिसने अपने जीवन का 25 साल, 20 साल, 30 साल वहाँ लगाया है, एक एसेट्स बनाया है, एक कारोबार खड़ा किया है, और एक झटके में उसको वहाँ से निकलना पड़ता है, तो ये किसी आपदा से कम नहीं है। और ये एक तरीके से एक ऐसा विस्थापन है कि जिसकी भरपाई शायद वो अपने जीवन काल में पुनः न कर पाए। फिर ये संरक्षणवाद की चीज़ें, प्रवासी लोगों के कारण नौकरियों और शैक्षिक अवसरों को खोने के डर से USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में सख्त जो है वीज़ा नियम लागू किए गए हैं। और वर्तमान समय में तो आप देख ही रहे होंगे कि जो ट्रंप महोदय जब से आए हैं तो उनका तो यही है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं कि भाई सबसे पहले अमेरिका जो है वो अमेरिकियों के लिए है। तो ऐसी स्थिति में वो कर क्या रहे हैं कि वीज़ा के जो नियम हैं वो बहुत सख्त कर दे रहे हैं कि ताकि जो है अमेरिका में बाहर के लोगों का प्रवेश ही जो है वो बहुत कम हो सके। और दूसरी चीज़, जो लोग उसमें घुसे हैं और जो अवैध रूप से घुसे हैं उनको तो जो है वो भेजा भी जा रहा है, जिसे डंकी रूट कहा जाता है। और हम अपने इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये हम अपने युवाओं को कहना भी चाहेंगे कि देखिए इस तरीके के रास्ते को मत अख्तियार करिए। आप 2 पैसा कम पाइए, सुकून से रहिए, अपने फैमिली में रहिए, अपने लोगों के बीच रहिए। और ऐसा नहीं है कि भारत में संसाधनों की कमी है, केवल आपको क्या है कि वहाँ की आकर्षक चीज़ें दिखाई जाती हैं, आप वहाँ की चकाचौंध में आकर के ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहीं बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरा अवसर है। अब तो सरकारें बहुत प्रयास भी कर रही हैं, आप एक बार प्रयास तो करके देखिए। तो आइंदा ये सब रूट का फॉलो मत करिए। और इधर जो लोग आ रहे हैं वहाँ से, वो लोग अपने चीज़ों को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से, कितनी अमानवीय यातनाओं से उनको होकर के गुजरना पड़ता है, और हमेशा मौत का डर, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग तो डेथ भी कर जाते हैं। और सोचिए वो युवा डेथ करते हैं कि जो इनके ऊपर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो बहुत सपने लेके जाते हैं। तो ऐसा सपना ही मत देखिए ना कि बिना मतलब की चीज़ों का, जिसका कोई प्रतिफल ना निकले और जिसका अंत बुरा हो। क्योंकि अगर रास्ते गड़बड़ है तो कभी भी वो सही मंजिल तक पहुँचेंगे नहीं।
और आज जिस तरीके से जो लोग अवैध रास्ते से चले भी गए उनको क्या लाभ मिला, वो वापस ही आ रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। तो ऐसा मत करिए, आप लोग यही प्रयास करिए। तो ये संरक्षणवाद की चीज़ें आप बता दिए, आतंकवाद की और पीछे नस्लवाद की, ये 3-4 जो समस्याएं, मेजर समस्याएं हैं जो हमारे भारतीय प्रवासी को देखने पड़ते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीयों के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं, हालांकि इसके निदान हेतु भारत सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। और आप देख रहे होंगे कि जो हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो यूपीए की सरकारें हैं चाहे वो एनडीए की सरकारें हों, इसका जो विदेश मंत्रालय है वो प्रवासियों की समस्याओं के समाधान को लेकर के बहुत मुखर अब रहने लगा है कि अगर आप एक ट्वीट भी करेंगे तो वो तुरंत विदेश मंत्रालय से रिप्लाई आएगा और उसके समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। और इनकी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता भी रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर अब भारत इस स्थिति में पहुंच गया है कि भारत के नागरिक वो कहीं भी हो, अगर उनको कोई क्षति आएगी तो भारत उनके साथ मजबूती से खड़ा है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भाई ये हमारे अपने ही लोग हैं, ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं भाई, हमारे सांस्कृतिक पहचान है, हमारे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में है। तो अगर हम इतनी सुरक्षा इनको नहीं दे पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये भी हतोत्साहित होंगे और जो एक हमारा इनसे संबंध है वो विखंडित होगा। तो ऐसा ना हो, और इसके लिए सरकारें प्रयास भी कर रही हैं। तो आप ऐसे ही निष्कर्ष देके इस प्रश्न के उत्तर को यहीं समाप्त कर सकते हैं। तो आज के जो प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको न केवल एक प्रश्न का मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि प्रश्न कैसे करना है, कैसे पॉइंट में लिखना है, कैसे थोड़ी सी भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है और कैसे सभी डायमेंशंस को कवर करना है, ये सारी चीज़ें हम बता पाए होंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे जुड़िए। टेलीग्राम है या बहुत फ्रूटफुल है, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ टाइम टू टाइम निःशुल्क मिलती रहती हैं, तो इससे तो जुड़िए ही जुड़िए। ये हमारे समृद्धि आईएएस के 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल और एक समृद्धि आईएएस, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। तो ये अभी तक यदि आपने इन चैनलों को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।